दोस्तों, ईश्वर ने सभी को एक जीवन दिया है और हर इंसान चाहता है कि वह अपना जीवन एक सफल इंसान की तरह जिए। उसके पास मनचाहा रोजगार हो, अच्छा करियर हो, हर सुख सुविधाएं हो, वो जो भी काम करे उसमें सफल हो। लेकिन इंसान चाहकर भी वो सब नहीं कर पाता जो वह चाहता है। ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई प्लान नहीं है या उसका कोई लक्ष्य नहीं है। वो भली भांति जानता है कि वो क्या करना चाहता है, क्या पाना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो वैसा जीवन नहीं जी पाता जैसा वो चाहता है। बस वैसी ही दौड़ती भागती कठपुतली सा जीवन जीता रहता है। ऐसा भी नहीं है कि इंसान अपना यह जीवन बदल नहीं सकता। अगर उसके पास दृढ़ निश्चय और मेहनत करने का जज्बा है तो वह अपने को जैसा चाहे वैसा बना सकता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज लगभग ज्यादातर लोग आलस और अनिश्चितता की बीमारी से घिरे हुए हैं। वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, और इसका सबसे बड़ा कारण है आलस। नमस्कार दोस्तों, आज हमारा रहन सहन और जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हम दिमागी और शारीरिक तौर पर मेहनत करने से बचना चाहते हैं। ऐसा शायद इसीलिए कि हमने अपने जीवन को सुख सुविधाओं से इतना घेर लिया है कि हम कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आ पाते। हमारे आसपास हर काम को करने के लिए मशीनी सुविधा है। हमें किसी भी काम को बड़ी आसानी से कर लेने की आदत सी हो गई है। यही आदत हमारे आलस की वजह बन गई है। हम कोई भी काम करने बैठे उसे ज्यादा देर तक कर ही नहीं पाते। या तो हमारा कंसंट्रेशन टूट जाता है, या हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर हमें सुस्ती महफूज होने लगती है। इसकी वजह से आपका काम कभी पूरा हो ही नहीं पाता और आगे चलकर यही चीज आपके गुस्से और फ्रस्ट्रेशन की वजह बन जाती है। याद रखिए, आलस आपको जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देता। अगर आप भी अपने जीवन में आलस की इसी समस्या से जूझ रहे हों तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में जापान की 5 ऐसी टेक्निक्स के बारे में बताएंगे जिन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़ सकते हैं, आलस को दूर कर सकते हैं और काम के प्रति अपनी कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि जापान की ये कौन सी टेक्निक्स हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने आलस को जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी जापान की बात आती है तो हमारे मन में 2 चीजें सबसे पहले आती हैं, वो है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। आज अगर जापान दुनिया के तमाम देशों में सबसे आगे है तो कहीं ना कहीं इसमें उनकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का बहुत बड़ा योगदान है। आप सोच कर देखिए, जिस देश ने 2 बार न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक झेला हो, जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हो, जिसे टेक्निकली तौर पर सबसे पिछड़ा हुआ देश होना चाहिए था, वो आज दुनिया के विकसित देशों में सबसे आगे है। इकोनॉमी हो, एजुकेशन हो, डेवलपमेंट हो, आज जापान हर क्षेत्र में दूसरे देशों से आगे है और बेहतर कर रहा है। आखिर जापान के लोगों में ऐसा कुछ तो खास है जिसकी वजह से आज वो इस मुकाम पर हैं। जी हाँ दोस्तों, खास तो है, और वो ये है कि जापान के लोग काम करने को इतना महत्व देते हैं कि वो कभी अपने काम से छुट्टी नहीं लेते। वो लगातार कंसिस्टेंटली काम करते हैं और वो इसी तरह काम करते रहें, इसके लिए वो अपने जीवन में कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल भी करते हैं जो लगातार उन्हें प्रोडक्टिव और एक्टिव रखने में मदद करता है। इस टेक्निक में जो सबसे पहली टेक्निक है वो है काइजन, जिसे जापानी लोगों द्वारा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये टेक्निक आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लेकर जोर देती है, जो कहती है कि इंसान छोटे छोटे ही सही लेकिन लगातार सुधार करके अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। बूंद बूंद से सागर बनता है। आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी। काइजन का नियम भी इसी उद्देश्य पर आधारित है। इस दुनिया का कोई भी काम हो, चाहे वो कितना ही छोटा या कितना ही बड़ा काम क्यों ना हो,
आप उसमें इमीडिएटली सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। आपको चाहिए कि आप छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ें और लगातार उसमें सुधार करें। एक टाइम लिमिट के बाद आप स्वयं उसमें एक बड़ा और पॉजिटिव बदलाव देख पाएंगे। दोस्तों, कई बार होता है कि हमें किसी काम को करने में इसीलिए आलस महसूस होता है क्योंकि हमें वो काम बहुत भारी लगता है। हमें लगता है ये कैसे होगा, इसीलिए हमारा दिमाग तुरंत उस काम को टालने के सिग्नल्स देने लगता है। हमारा दिमाग ऐसा ही बना होता है, वो हमेशा सरल और आसान चीजों की ओर अधिक भागता है। ऐसे में यदि आप उस पर किसी काम का प्रेशर देने की कोशिश करते हैं तो वो आपको कोई ना कोई बहाना देकर उस काम से छुटकारा पाने की कोशिश जरूर करेगा। इसीलिए यदि आप अपने काम को टालने की आदत को सुधारना चाहते हैं और अपने आलस को दूर करना चाहते हैं तो इसमें काइज़न टेक्निक आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। आपको बता दें, काइज़न नाम की इस टेक्निक का आविष्कार ऑर्गेनाइजेशनल इंडस्ट्रीज में उनकी वर्क एफिशिएंसी और क्वालिटी मैनेजमेंट को दुरुस्त करने के लिए किया गया था, जिसका श्रेय जापान के मासाकी इमाई को जाता है, जो स्वयं एक क्वालिटी मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे। हालांकि आज काइज़न का इस्तेमाल जीवन के हर क्षेत्र में किया जा रहा है। पर्सनल डेवलपमेंट हो, वर्क प्लेस हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप्स हो, आप जीवन के अलग अलग पहलुओं में काइज़न का इस्तेमाल कर उसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि काइज़न में आपको आखिर करना क्या होता है। दोस्तों, काइज़न एक बहुत ही सिंपल और सरल सी टेक्निक है जो कहती है कि यदि आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसे समय की कमी या एक बड़े और भारी काम होने की वजह से टालने की कोशिश ना करें, बल्कि उसे आज से और अभी से ही करना शुरू कर दें। भले ही आप उस काम को कम से कम 1 मिनट के लिए करें, लेकिन आप उस काम को जरूर करें। जैसे यदि आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो आपको जिम जाकर घंटों पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। आप इसकी शुरुआत पैदल चलने, दौड़ने या छोटी छोटी एक्सरसाइजेज करने से भी कर सकते हैं। या मान लीजिए आप कोई 200 पेज की किताब पढ़ना चाहते हैं तो आप उन 200 पेजेस को मत देखिए, इसकी बजाय आप 10 पेज पढ़ने से शुरुआत कीजिए और नियमित रूप से अपने इस रूटीन को फॉलो कीजिए। ऐसा करके आप अगले 20 दिनों में पूरी किताब पढ़ चुके होंगे। अगर गुंजाइश है तो बीच में आप किताब पढ़ने की अपनी टाइमिंग को भी बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही किसी भी काम को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़कर और लगातार लंबे समय तक उस रूटीन को फॉलो करके आप बेटर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। यही काइज़न का अर्थ भी है। काइज़न शब्द में काई यानी चेंज और ज़न यानी बेटरमेंट। इस तरह आप देखेंगे कि काइज़न आपको लगातार ग्रोथ करने और आपके इम्प्रूवमेंट पर जोर देता है, न कि फाइनल रिजल्ट्स पर। इसीलिए आप जो भी करना चाहते हैं उसका एक फिक्स रूटीन तैयार कर लें कि आप इस समय में ये काम कम से कम इतने समय के लिए जरूर करेंगे। ख्याल रखें कि आप छोटे छोटे टारगेट्स लेकर चलें जिन्हें आप आसानी से पूरा कर सकें। आप भले ही कितना ही आलस महसूस कर रहे हों, भले ही वो काम करने का आपका मन ना हो रहा हो, लेकिन आपको कैसे भी अपने आप को बाध्य करना है और अपने रूटीन को पूरा करना है। आप भले ही अपने काम को 1 मिनट के लिए करें, लेकिन करना जरूर है और नियमित रूप से कंसिस्टेंसी के साथ करना है। जैसे जैसे आप अपने रूटीन के साथ ढलते जाएंगे, वैसे वैसे आप उस काम को करने में कंफर्टेबल महसूस करने लगेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे आप अपने रूटीन में छोटे छोटे बदलाव करके अपनी समय सीमा को थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर लगातार इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। काइज़न के बाद इस लिस्ट में हमारी जो दूसरी टेक्निक है वो है पोमोडोरो टेक्निक, जो कि पूरी तरह से टाइम मैनेजमेंट पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य आपके कंसंट्रेशन लेवल को सस्टेन करना और आपकी प्रोडक्टिविटी को बेहतर करना है।
दोस्तों, कई बार होता है कि हम जब भी कोई काम करना शुरू करते हैं तो हम उसे पूरा नहीं कर पाते। या तो हम उस काम से ऊब जाते हैं या फिर हमें आलस महसूस होने लगता है। फिर भले ही वो काम हमारे लिए कितना ही जरूरी क्यों ना हो, लेकिन हम चाहकर भी उस काम को लगातार नहीं कर पाते। स्टूडेंट्स के मामले में यह अक्सर देखा जाता है। जब भी वो पढ़ाई करने बैठते हैं, किसी न किसी वजह से उनका कंसंट्रेशन ही टूट जाता है। उन्हें पढ़ाई करना अचानक से बोझिल लगने लगता है। ऐसे में वो अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर गैर जरूरी कामों पर फोकस करने लगते हैं। आपके पास ऐसे कई लोग मौजूद होंगे जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। कर भी रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो जबरदस्ती कुछ कर रहे हैं। नतीजतन उनका कोई भी काम पूरा नहीं होता, वो असफल हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो इससे छुटकारा पाने के लिए पोमोडोरो टेक्निक आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इस टेक्निक को अपनी डे टू डे लाइफ में शामिल करके आप अपने अटेंशन लेवल को आसानी से बढ़ा पाएंगे और बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने कठिन से कठिन काम को भी पूरा कर पाएंगे। इस टेक्निक को 1980 के दशक के अंत में फ्रांसेस्को सिरिलो ने विकसित किया था। उस समय सिरिलो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थे और वो अपनी पढ़ाई पर फोकस न कर पाने की समस्या से जूझ रहे थे। तब उन्होंने पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल किया और अपने वर्किंग आवर को 25 मिनट के टाइम फ्रेम में डिवाइड कर दिया, जिस दौरान उन्हें बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे फोकस के साथ अपना काम करना है और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। इसके बाद फिर 25 मिनट काम करना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। यहाँ 25 मिनट के हर एक सेशन को पोमोडोरो नाम दिया गया है। इस तरह 4 पोमोडोरो पूरा करने के बाद आप 15 से 20 मिनट तक का एक लंबा ब्रेक ले सकते हैं, जिसमें आप टहल सकते हैं, खेल सकते हैं, आराम कर सकते हैं, अपने किसी स्किल पर काम कर सकते हैं। बस ख्याल रखें कि ब्रेक के दौरान आप अपने माइंड को किसी भी वजह से प्रेशराइज ना करें। आपका माइंड जितना रिलैक्स्ड फील करेगा, आप उतने ही उत्साह से अपने पोमोडोरो साइकिल को आगे जारी रख पाएंगे और बड़ी आसानी से अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर कर पाएंगे। अब आप सोचिए, इसकी बजाय यदि आपसे लगातार 4-5 घंटे काम करने या पढ़ने के लिए कहा जाए तो क्या आप ये कर पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि इतने लंबे समय तक अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखना आसान काम नहीं होता। आपके लिए यह काफी कठिन कार्य है, इसीलिए आपका दिमाग भी उस काम को टालने के लिए मजबूर करता है। वहीं दूसरी तरफ आप उसी काम को और उसी टाइम पीरियड को 25-25 मिनट के छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें तो आपका माइंड का सारा फोकस उन 4-5 घंटों से शिफ्ट होकर 25 मिनट पर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये काम आपको उतना कठिन नहीं लगेगा जितना पहले लग रहा था, क्योंकि आपका सारा फोकस लेवल केवल उन 25 मिनट पर रहेगा कि कैसे आपको अपने इस 25 मिनट के रूटीन को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरा करना है। इस तरह आप अपने लंबे लंबे टारगेट्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। तीसरी टेक्निक है 5S टेक्निक, जिसका मुख्य उद्देश्य अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाना और अनुशासन को बनाए रखना है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जापान की जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वो सब बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से काम करती हैं। वो उन्हीं चीज़ों को महत्व देते हैं जो उनके काम से रिलेटेड और ज़रूरी होती हैं। यही चीज़ वो अपने जीवन के हर क्षेत्र में भी फॉलो करते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी और वर्क मैनेजमेंट को बेहतर कर पाएं और लगातार उसी डिसिप्लिन्ड ऑर्डर में काम करते रहें। आज अगर जापान दुनिया भर में सबसे विकसित देश के रूप में जाना जाता है तो उसकी वजह उनकी बेटर प्रोडक्टिविटी, वर्क एफिशिएंसी, वर्क मैनेजमेंट और उनका डिसिप्लिन ही है। अगर आप भी अपने वर्क मैनेजमेंट में सुधार करना चाहते हैं, अपने डिसिप्लिन को बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में इस 5S टेक्निक को जरूर शामिल करना चाहिए। अब बात करते हैं कि आखिर ये 5S टेक्निक क्या है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों,
5S टेक्निक आपको अपने काम के प्रति डिसिप्लिन्ड बनाता है। साथ ही ये आपको एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट भी देता है जिससे आप बिना किसी वर्कलोड या कंफ्यूजन के अपने सारे काम आसानी से कर सकें। वास्तव में 5S टेक्निक का इस्तेमाल ही इसीलिए किया जाता है कि आप अपने काम करने की जगह को इस तरह से व्यवस्थित कर पाएं जिससे कि आपका सारा फोकस लेवल अपने जरूरी कामों पर रहे। 5S की बात करें तो यह 5 जापानी शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें सबसे पहले जो शब्द आता है वो है सेरी, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है सॉर्ट यानी छटाई करना। दूसरा S है सीटॉन यानी सेट इन ऑर्डर, व्यवस्थित करना। तीसरा S है सीसो यानी शाइन, साफ करना। चौथा S है सिकेत्सु यानी स्टैंडर्डाइज, मानकीकरण। और अंतिम और 5वां S है शित्सुके यानी सस्टेन, जिसका हिंदी में अर्थ है अनुशासन और नियम को बनाए रखना। दोस्तों, जब भी आप कोई काम करने बैठते हैं, चाहे वो पढ़ाई करना हो या आपके ऑफिस का काम, तो यह बहुत जरूरी होता है कि आपके काम करने की जगह इस तरह व्यवस्थित हो कि आपको अपना काम करने के लिए अनुकूल वातावरण मिले। आपकी जो भी जरूरी चीजें हैं वो सही जगह पर हों, ताकि उसे ढूंढने के लिए आपको अपना समय न गंवाना पड़े। आप सोचिए, अगर आपकी सभी जरूरी चीजें इधर उधर बिखरी हुई हैं और आपको स्वयं को नहीं पता कि कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है, तो जरूरत पड़ने पर आपको वही चीज ढूंढने में कितना समय गंवाना पड़ सकता है। इसके अलावा आप फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकते हैं। मेन काम से आपका कंसंट्रेशन भी शिफ्ट हो सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपके काम करने की जगह में सिर्फ वो ही चीजें मौजूद हों जो आपके लिए जरूरी हों। जापानी लोग इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि वो अपने घरों और वर्क प्लेस पर केवल उन्हीं चीजों को रखते हैं जो उनके लिए जरूरी होती हैं। बाकी सभी अनावश्यक और बेकार चीजों को वो निकाल देते हैं। इसी तरह आपको भी सबसे पहले उन आवश्यक और अनावश्यक चीजों को छांट लेना है जो आपके पास मौजूद है। देखिए कौन कौन सी चीजें आपके पास काम की हैं और कौन कौन सी नहीं। जो चीजें आपके काम के लिए जरूरी हैं उन्हें अपने वर्क प्लेस पर रखें और जो चीजें जरूरी नहीं हैं उन्हें अपने वर्क प्लेस से निकाल कर दूर कर दें। इसके बाद आता है सेट इन ऑर्डर, यानी अपनी जरूरी चीजों को एक व्यवस्थित ढंग से और उचित जगह पर रखें ताकि जरूरत पड़ने पर आप उन्हें आसानी से ढूंढ सकें। जैसे मान लीजिए आपकी पढ़ाई की किताबें हैं जो अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो आप सबसे पहले अलग अलग टॉपिक्स की किताबों को एक ऑर्डर में कर लें। इसके बाद इन्हें अलग अलग करके रखें। इसके लिए आप चाहें तो नेम चिट या कलर कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप जरूरी किताबों को आसानी से पहचान लें। इसी तरह आप अपनी सभी जरूरी चीजों जैसे कपड़ों, जूतों, खाना, राशन या अपने काम की फाइलों को भी एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में सेट करके एक उचित और नियमित स्थान पर रख सकते हैं। चीजों को व्यवस्थित करने के बाद आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपकी जो भी चीजें हैं और उन चीजों को आपने जिस जगह पर रखा है दोनों ही एकदम साफ सुथरे होने चाहिए। बेटर प्रोडक्टिविटी के लिए एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब आपको अपने आसपास एक साफ एनवायरनमेंट मिलता है तो उससे आपके दिमाग में एक पॉजिटिव चेंज आता है और आप काम करने के लिए अधिक ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करते हैं। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने घर और वर्क प्लेस को साफ और स्वच्छ रखें। चाहे वो उपयोग आने वाले उपकरण हों, मशीन हो, गैजेट्स हों, आपके ऑफिस के फाइल्स हों, आपको अपने आसपास की हर छोटी से छोटी चीज की स्वच्छता का ख्याल जरूर रखना चाहिए। अब आपको एक मानक या स्टैंडर्ड तैयार करना है और यह निरीक्षण करना है कि आपने अपनी जीवन शैली में जिन 3 S को शामिल किया है आप उनका प्रॉपर रूप से निर्वहन कर रहे हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है तो तुरंत उसमें सुधार करें। आपको निरीक्षण की यह प्रक्रिया समय समय पर करते रहनी है
ताकि आप अपने जीवन में होने वाले कुछ बदलावों को उसी अनुसार व्यवस्थित कर सकें। इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है वो है अनुशासन। आप अपने जीवन में जो भी काम करें उसके लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। यह एक क्वालिटी है जो अंदर से आती है। इसमें एक ईमानदारी होनी चाहिए और आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी इस ईमानदारी को बरकरार रखें ताकि आप जो भी काम करें उसमें निरंतरता बनी रहे। इसीलिए अपने जीवन में अपनी प्राथमिकताओं को पहचानिए। सभी 4S नियमों का पालन करें। अपने सभी कामों को योग्य समय पर और कार्य प्रणाली अनुसार करें। इसके बाद आप देखेंगे कि आपको कभी भी अपना काम टालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4th टेक्निक है हारा हाची बू टेक्निक। दोस्तों, जापान के लोग अपने वर्क एथिक्स और डिसिप्लिन के साथ साथ अपने हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ के लोग 60 से 70 की उम्र के बाद भी रिटायरमेंट नहीं लेते, बल्कि पूरी ऊर्जा के साथ काम करते रहते हैं। 21वीं सदी में हुई एक स्टडी में पाया गया कि दुनिया में जापान के ओकिनावा द्वीप के लोगों की उम्र सबसे लंबी होती है। वो 100 साल से अधिक जीते हैं और ना ही उन्हें कैंसर, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां होती हैं। आखिर ओकिनावा द्वीप के लोग ऐसा क्या करते हैं? आखिर उनके पास ऐसी कौन सी चीज है जो वो इतना हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है हारा हाचिबू, जिसका सीधा संबंध उनके उचित खान पान और सही रहन सहन से है। हारा हाचिबू को बेसिकली कन्फ्यूशियस का सिद्धांत माना जाता है, जिसका इस्तेमाल यहाँ के लोग सदियों से करते रहे हैं। इस सिद्धांत के मुताबिक आपको कभी भी अपने पेट को 80% से अधिक फुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप माने चाहे ना माने, लेकिन हमारे खान पान का हमारी डेली एक्टिविटी पर गहरा असर पड़ता है। आज अधिकतर लोग बैड ईटिंग हैबिट्स को फॉलो कर रहे हैं। उनके खाने पीने का ना कोई फिक्स रूटीन होता है और ना ही कोई प्रॉपर डाइट होती है। उनका जब मन करता है तब खा पी लेते हैं। ऐसे में उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं से जूझना पड़ता है, जबकि सही ईटिंग हैबिट और हारा हाचिबू के नियम को फॉलो करके स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं से बचा जा सकता है। इसीलिए आप जब भी भोजन करने बैठें, इस बात का खास ख्याल रखें कि आप आवश्यकता से अधिक भोजन ना करें। हो सके तो आप केवल 80% तक ही अपना पेट भरें। ऐसा करने पर आपके पेट को आपके भोजन के पाचन के लिए अतिरिक्त जगह मिलती है और आपका भोजन जल्दी से पचता है। भोजन जल्दी पचने से आपको अधिक ऊर्जा मिलती है और आप अपने पूरे दिन के काम को पूरी ऊर्जा के साथ कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि आप पेट भरकर और आवश्यकता से अधिक भोजन करेंगे तो आपके भोजन को पचने में अधिक समय लगेगा। इससे आपकी एनर्जी लो डाउन होगी और आप आलस महसूस करने लगेंगे। फिर आपको कोई भी काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आप एक हेल्दी रूटीन फॉलो करें, आलस से दूर रहें, तो आपको अपनी ईटिंग हैबिट में हारा हाचिबू की हैबिट को जरूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा हारा हाचिबू के कुछ और भी नियम हैं जो आपको भोजन करते समय ध्यान में रखना चाहिए, जैसे भोजन करते समय टीवी, कंप्यूटर या मोबाइल इत्यादि को अपने आप से दूर कर दें। खाते समय अपना पूरा फोकस भोजन पर रखें। जब आपका सारा फोकस भोजन पर रहता है तो आप उस भोजन का अच्छे से आनंद ले पाते हैं और साथ ही आप अपने भोजन की सीमा पर भी नियंत्रण कर पाते हैं। जब आपको महसूस होने लगे कि आपका पेट भर रहा है तो वहीं भोजन रोक दें। खाना बर्बाद ना हो, इसीलिए अपनी थाली में थोड़ा थोड़ा भोजन परोसें या भोजन करने के लिए छोटी थाली या संकरी कटोरी का इस्तेमाल करें। 5वीं टेक्निक है इकिगाई, यानी पर्पस टू लिव। दोस्तों, हर इंसान के जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है जिसके लिए वो इंसान बना होता है। हालांकि ज्यादातर लोगों को जीवन भर यह पता ही नहीं चलता कि वो जीवन में किस चीज के लिए बने हैं। इकिगाई आपके इसी सवाल का जवाब ढूंढने का काम करती है।
आज अगर जापान के लोग हमसे या बाकी दुनिया से कुछ मामलों में अलग हैं, तो उसका एक कारण ये है कि उन्हें यह पता होता है कि उनके जीवन का क्या उद्देश्य है। वो अपने इकिगाई को हमेशा फॉलो करते हैं। यही कारण है कि वो सब एक हेल्दी और खुशहाल जीवन जीते हैं। आपने अभी जाना ओकिनावा द्वीप के लोगों के बारे में कि वो कभी रिटायरमेंट नहीं लेते। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो सब अपनी इकिगाई फॉलो करते हैं। वो वही चीजें करते हैं जिसमें उन्हें खुशी और आनंद मिलता है। उसे करने में वो कभी थकान या आलस महसूस नहीं करते, बल्कि वो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहते हैं। इकिगाई लोगों के जीवन में ऐसे ही काम करता है। यह न केवल उनके जीवन को खुशहाल और सकारात्मक बनाता है, बल्कि उनके जीवन को भी सार्थक बनाता है। ऐसे ही आपको भी अपनी इकिगाई को पहचानना है। याद रखिए, हर इंसान के अंदर उनकी इकिगाई छुपी होती है। आपको बस उसे पहचानने की देर है। लेकिन सवाल यही है कि ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी इकिगाई को खोजने का प्रयास करते हैं। आज भी भारत में ज्यादातर लोग अपना काम दूसरों को देख कर करते हैं। वहीं बच्चों की बात करें तो वो क्या करेंगे और क्या नहीं, ये उनके माता पिता और रिश्तेदार तय करते हैं। कोई कहता है इंजीनियर बनेगा, कोई कहता है डॉक्टर बनेगी, कोई कहता है सरकारी अफसर बनेगा। उसे जीवन भर यह जानने का मौका ही नहीं मिल पाता कि वो क्या बनना चाहता है या क्या बनना चाहती है। नतीजा यह निकलता है कि वो जीवन में भले ही कुछ भी कर ले, लेकिन वो कभी उस लाइफ से संतुष्ट नहीं होता। वो बस मजबूरन उस लाइफ को ढोता रहता है। उसके जीवन में काम करने का कोई खास मोटिवेशन भी नहीं होता। वो बस अपने सर्वाइवल के लिए काम करता है, न कि अपने इकिगाई के लिए। अब सवाल आता है कि आप अपनी इकिगाई को पहचानेंगे कैसे? इसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप से 4 सवाल पूछने हैं। ये सवाल कौन कौन से हैं? पहला है, मेरी रुचि क्या है? यानी ऐसी क्या चीज है जिसे करना आपको सबसे ज्यादा पसंद है? दूसरा सवाल, मैं किस चीज में सबसे ज्यादा अच्छी हूँ या अच्छा हूँ? तीसरा सवाल, मेरे पास ऐसी कौन सी चीज है जो मैं दुनिया को दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, जिसकी दुनिया को जरूरत हो? चौथा और अंतिम सवाल, मेरे पास ऐसा क्या है या मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अच्छे खासे पैसे कमा सकूं? ज्यादातर लोग अपने जीवन में ऐसे ही काम करते हैं। या तो वो उस काम को करते हैं जो उन्हें पसंद है, या फिर उस काम को जिसमें वो अच्छे होते हैं और जिसे करके उन्हें पैसे मिलते हैं, या फिर वो काम जिसकी दुनिया को जरूरत है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आपको जापानीज सर्कल ऑफ इकिगाई चार्ट को समझना होगा। दोस्तों, जब आप वो काम करते हैं जो आपको पसंद होता है और उसे अच्छे से सीख कर आप बेटर परफॉर्म करते हैं, तो वो आपका पैशन कहलाता है। वही जिस काम में आप अच्छे हो और जिसके आपको पैसे मिलते हैं, तो वो आपका प्रोफेशन बन जाता है। और जिस काम से आपको पैसे मिल रहे हैं और जिसकी दुनिया को जरूरत भी है, तो वो कहलाता है वोकेशन। वहीं जब आप वो काम करते हैं जिसकी दुनिया को जरूरत भी है और जो आपको पसंद भी हो, तो वो बन जाता है आपका मिशन। यदि आप केवल अपना पैशन देखते हैं, तो हो सकता है कि आपके जीवन में पैसों की कमी रह जाए। अगर आप अपने प्रोफेशन को देखते हैं, तो आप कभी भी अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाएंगे। वहीं अगर आप ऐसा काम करते हैं जिसकी दुनिया को जरूरत है ही नहीं, तो आपकी लाइफ अपने आप ही मिशनलेस हो जाएगी। आप चाहकर भी मोटिवेटेड फील नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको अपने लिए एक ऐसा काम चुनना है जो आपका पैशन भी हो, आपका प्रोफेशन भी हो, वोकेशन भी हो और मिशन भी हो। यही आपकी लाइफ की इकिगाई है। जैसे आप लता मंगेशकर को ही देख लीजिए। उन्हें बचपन से गाने और संगीत में रुचि थी। उन्होंने अपनी इस रुचि को पहचाना और संगीत सीखकर उसे अपना पैशन बना लिया। आगे चलकर उनका यही पैशन उनका प्रोफेशन भी बना और दुनिया को संगीत की कितनी जरूरत है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं।
इस तरह उन्होंने अपने जीवन की इकिगाई को पहचाना, उसे फॉलो किया और जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल किया। आप भी अपनी इकिगाई को पहचानिए और उसे फॉलो कीजिए। इसके बाद आपको जीवन में कुछ भी करने के लिए एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इकिगाई को फॉलो करते हुए आप अंदरूनी तौर पर मोटिवेटेड रहेंगे और आप कभी भी उस काम को करने में आलस महसूस नहीं करेंगे। सही मायनों में इकिगाई अपने लाइफ को एक्टिव और खुशहाल बनाने का सबसे उत्तम माध्यम है। यही आपके जीवन को सार्थक बनाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से ढेर सारा धन्यवाद। मिलूंगी जल्द, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।